Hi everyone, Jain to all. Welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Jay Singh Rajput, UPSC CDS, All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So, as you all know, recently आपका CAPF 2025 एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था. कल ही कंडक्ट हुआ था संडे को. एंड उसी एग्जाम के बारे में बात करने वाला हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो सीडीएस के एस्पिरेंट है, जो अभी वाला सीडीएस देने वाले हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर मैं आपको ये तो शो करूंगा ही, क्योंकि जो भी बैच स्टूडेंट है उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस और मिलेगा कि बैच से आपके कहाँ से क्वेश्चन पूछे इस बार. ठीक है. सेकेंड थिंग, लेवल क्या था आपका इस पेपर का. एंड थर्ड थिंग कि आपका जो सीडीएस है, उस सीडीएस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. अभी जो आपका अपकमिंग सीडीएस है, इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. बिकॉज एक जो मैंने ट्रेंड आपका एनालाइज किया है पिछले 5 साल के अंदर, क्योंकि जितनी बार मैंने एग्जाम दिया भाई पिछले 5 साल में, उसके हिसाब से व्हाट आई थिंक कि ये जो आपका पर्टिकुलर सीएपीएफ होता है ना, इसके बाद में ये जो आपका सीडीएस कंडक्ट होता है, जनरली उसका पैटर्न काफी आपके इस पैटर्न से मैच करता है. एंड अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप पिछला सीडीएस और सीएपीएफ भी उठा के देख लेना. काफी मतलब जो पैटर्न होता है ना, पैटर्न की बात कर रहा हूँ, मतलब उन टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं, उन्हीं चीजों के मैं बारे में बात करने वाला हूँ. और एक स्पेशल टॉपिक जो आपके सीडीएस में भी आया था, सीएपीएफ में भी आया था, दैट इज कंप्यूटर, उसके बारे में मैं बात करूंगा. तो मैं हर एक एस्पेक्ट के बारे में इसमें बात करने वाला हूँ. ठीक है ना. कि भाई सबसे पहले तो फॉर बैच स्टूडेंट की बैच से कितने क्वेश्चन आए. ठीक है. इससे एक और चीज होती है भाई, ट्रस्ट भी बनता है. जो आपके अपकमिंग स्टूडेंट अपकमिंग बैच ज्वाइन करेंगे उनके बीच में भी ट्रस्ट बनेगा. ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, मैं आपकी सीएपीएफ के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सीडीएस के लिए स्पेसिफिक पढ़ाता हूँ. बट फिर भी मैं आपको सीपीएफ में कितने क्वेश्चन आए, कहाँ कहाँ से है, वो आपको दिखाऊंगा. लेवल दिखाऊंगा कि क्या लेवल था आपके, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सीडीएस. दूसरा कारण ये भी है इन क्वेश्चंस को दिखाने का. ठीक है. सेकेंड थिंग, प्रेडिक्शन फॉर सीडीएस. सीडीएस के बाद मैं प्रेडिक्शन करूंगा आपकी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, फिर जो आपका अपकमिंग सीडीएस है, एंड ओवरऑल आपका भी प्लान क्या होना चाहिए. तो अपन जल्दी से सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपके एकदम डायरेक्ट थे, एकदम आपके डायरेक्ट बोलते हैं ना, एकदम सीधे क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन थे. बट ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे ना, वो ये बहुत फ्यू थे, बहुत कम थे. एफ यू मतलब वो ज्यादा कम थे. कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब आ, काफी स्टेटमेंट बेस्ड थे आपके, काफी घुमा के पूछ रहा था उनको. एंड कुछ क्वेश्चंस तो आउट ऑफ द बॉक्स थे, मतलब काफी डिफिकल्ट थे, आउट ऑफ द बॉक्स. उनकी भी मैं बात करूंगा. ठीक है ना. ओके. जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, आपसे सिंपली पूछा है कि भाई जो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. तो अपन ने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पढ़े हैं, जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम. ठीक है. जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स. तो अपाइकल, अपाइकल देखो प्रेजेंट मिलता है आपको टीप एंड रूट्स पे, ये इंक्रीज करता है लेंथ एंड स्टेम एंड रूट को, तो आंसर क्या हो जाएगा, अपाइकल मेरिस्टेम. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको बोला है कि हार्ट मसल्स को आपके ब्लड कौन सप्लाई करता है. तो आपको मैंने कोरोनरी आर्टरी पढ़ाई थी, कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी. नेक्स्ट देखिए, जैसे ये वाला कि इनमें से कौन आपका डबल सर्कुलेशन डेमोस्ट्रेट करता है. अब अपन ने जब ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा था, तब डबल सर्कुलेशन अपन ने पढ़ा था. ये किसके लिए पढ़ा था, अपन ने ह्यूमंस के लिए पढ़ा था. एंड ह्यूमंस के आपके मेमल्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेमल्स. जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है. अब अपन ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा था जब अपन वो जो सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, तब भी अपन ने पढ़ा था. एंड अदरवाइज मैंने आपको जो गुड कोलेस्ट्रॉल बताया था वो भी बताया था. ये एक टाइप का क्या होता है, आपके लिपिड होता है ना, इसमें लिखा हुआ भी है आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. लिपो मतलब आपके लिपिड होता है. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन कि प्लांट्स अडेप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट्स एंड अदर ड्राई हैबिटेट्स, इनको क्या कहते हैं, जेरोफाइट्स कहते हैं. प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ड्राई एनवायरमेंट्स. नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ वाला. अब ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये तो चलो फिर भी इजी है. ठीक है ना. इस बार सीडीएस वाले इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बहुत हाई चांस है, बहुत हाई चांस कि मैक्सिमम क्वेश्चन ना आपके इसी टाइप के आएंगे साइंस के अंदर. साइंस जो पिछली बार आई थी ना आपके सीडीएस में, मतलब वर्ड बाय वर्ड आपके जो क्वेश्चंस आए थे, वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे मेरे को लग रहा है इस बार. ठीक है ना. इस बार आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. हाँ, जो सीडीएस 1 2024 में जैसे साइंस आई थी ना, ऑब्वियसली बात है वैसी नहीं आएगी. बट जो आपके बाकी एग्जाम्स में आई ना, सीडीएस 2 2024 देख लो आप, उससे पहला वाला देख लो सीडीएस 2 2023, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन आते थे,
वैसे स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये देखिए आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट फिगर बेस्ड आपके क्वेश्चन आ गया। ऑन हीटिंग जिप्सम, अब ये तो काफी इजी है कि भाई जिप्सम को अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये देता है CaSO4.12H2 जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, है ना कि 1H2 देता है, हाफ H2 देता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे का अपने को रीड करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे ये वाला देखो, ये अगेन देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना। वन मोर थिंग फॉर सीडीएस एस्पिरेंट, ये दिमाग में बिठा लेना। एक चैप्टर पे ना, एक दो चैप्टर है उन पे थोड़ा और फोकस रखना, उनको इग्नोर मत करना इस बार। जनरली आपके अगर अपन सीडीएस में बात करें, एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, केमिस्ट्री के अंदर। इससे जनरली आपके सीडीएस क्वेश्चन पूछता है डायमंड वगैरह इन सबसे, इन्हीं से आपके क्या पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एंड इससे पहले भी मैंने सीएपीएफ देखा, आपके सीडीएस देखा है, तो इन चैप्टर्स में से इतने क्वेश्चंस आपके नहीं है। इस कार्बन एंड कंपाउंड्स में आपके डायमंड वगैरह वो जो पूछता है ना, एलोट्रोप्स पूछता है, उसके अलावा इतना नहीं पूछा है। बट इस सीएपीएफ में आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, एंड लिटरली काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे कि ये वाला देखिए, पहला क्वेश्चन, इसमें तो चलो एलिमिनेशन लग जाता कुछ में, तो जैसे कि वन प्रोपाइन हैज 3 डबल बॉन्ड। अब प्रोपाइन है ना, अपन ने आयन पढ़ा है, आयन आता है तो अपने क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं अपने, है ना। जैसे अपन ने, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी अटैच किया था, प्रोपाइन ही किया था एक्चुअली, ये देखो। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है आपके, ठीक है, एक क्या होता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, ये देखो मैंने वहां पे समझाया भी था आपको। तो डबल बॉन्ड का तो कोई सीन ही नहीं है भाई, तो ये तो क्या आपका इनकरेक्ट है, वन इनकरेक्ट है, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। एलिमिनेशन लगाना सीखो, एलिमिनेशन के बिना इस बार वाले सीडीएस में आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड हायर देन मीथेन। अब देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाते हो, इस स्टेटमेंट में फंस जाते हो भाई। देखो ऑप्शन क्या बचे हैं, 2 3 2 3 4। 2 3 को मारो गोली, अपने को ये दो स्टेटमेंट रीड ही नहीं करने। क्यों नहीं रीड करने, ये तो दोनों कंफर्म है करेक्ट होने, ये तो कंफर्म है ना करेक्ट होने, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा। फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखो, एस्टर्स गिव एफर्वेसेंस ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या देता है भाई, एफर्वेसेंस देता है। अब देखिए अपन ने एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये देखो ये टफ स्टेटमेंट है, ये वाला ना टफ स्टेटमेंट है, आपको समझ है तभी आप इसको कर सकते हो। अपने ने एस्ट्रिफिकेशन पढ़ी थी कि दोनों मिलते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो आपके क्या बनता है भाई, एस्टर मिलता है, और साथ में वाटर, वाटर के प्रेजेंस में ये एफर्वेसेंस देता है आपके, है ना, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी इसकी। बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर आपको एफर्वेसेंस देना है तो पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर आपको ये जो आपका अल्कोहल पड़ा था, ये जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब एफर्वेसेंस देता है, ना कि पहले देता है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपका क्या गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 2 3। तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं भाई एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। एफर्वेसेंस मतलब CO2 गैस, है ना, पंजेंट स्मेल निकलती है CO2 गैस, तो इसमें मिलता है आपके, इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये देखो ये टिपिकल स्टेटमेंट था आपके, और अच्छा क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टाइप के आपके अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 9th है कि 10th है भाई, आई थिंक 9th है। तो यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कौन से आपके ऑक्सीडेशन कर सकते हैं अल्कोहल का। तो अपन एक रिएक्शन पढ़ते हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर, CH3CH2OH अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में और एसिडिफाई K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके, इथेनोइक एसिड में। ऑक्सीजन का देखो इंक्रीज हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे लिखा भी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये भी देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इसको एसिडिफाइड कर दोगे तो भी ये क्या रहेगा आपके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। रहेगा क्या भाई, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इसमें मेरे को डाउट है, क्योंकि देखो 2 और 3 तो कंफर्म होना है, ये दो तो आपके कंफर्म होने, ठीक है ना। अब 2 3 देखो इसके अंदर है और इसके अंदर है, तो मतलब ये हो नहीं सकता, ये आपका हो नहीं सकता, ये दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि 2 और 3 तो होना है, ठीक है। अब एसिडिफाइड KMnO4 ना, ये भी आपका क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। H2SO4 देखो, अपन रिएक्शन देखते हैं H2SO4 की अल्कोहल के साथ में, तो ये क्या करता है, डिहाइड्रेट करता है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है, तो इसमें थोड़ा डाउटफुल है। लेट्स सी क्या आपका आंसर की में क्या आंसर रहता है। हो सकता है कि इसमें आपके 1 को कंसिडर कर ले। अब देखो एग्जाम में अपने को टिक करना होता है, तो अपन C की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ना कि आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब ये वाला देखिए जरा, ये देखो कितना इजी है। अगेन देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, और अगेन ये देखो उसी चैप्टर से आपके क्वेश्चन है ना।
एक बार ये वाला रिएक्शन पढ़ो, द रिएक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन का जब आप क्या करवाते हो भाई, किसके साथ रिएक्शन, क्लोरीन के साथ, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन नहीं करता है, HCl गैस आपको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ना। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन ने पढ़ा था ना भाई, बैच वाले सभी स्टूडेंट। तो ये भी देखो, ये स्टेटमेंट क्या आपके यहाँ पे करेक्ट है, बट अगेन अच्छा क्वेश्चन था, आपको सारी रिएक्शन पता होनी चाहिए, मतलब इन डेप्थ आपको साइंस पढ़ के जानी पड़ेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि साइंस अगर पढ़ रहे हो ना, 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अब फिर बीच में आपकी ज्योग्राफी आ जाती है भाई। ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखो कम आए हैं, है ना। यहाँ पे देखो जियो के क्वेश्चंस आपको कम दिखे, स्पेशली जो इंडियन जियो के क्वेश्चन है ना, ये काफी कम थे। ओके, रिलेटिवली हाई रहते हैं, बट इसमें कम थे आपके। एंड कुछ आपके काफी जेनरिक क्वेश्चन थे, जैसे ये वाला देखो आपका, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। तो अपन ने ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ी है, कौन सी है कौन सी नहीं है। अब जो मैंने पीछे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाए ना, उनमें से बहुत से क्वेश्चन मैंने वाईटी क्लासेस में करवा रखे हैं आपके वन शॉट के अंदर। ये भी मैंने आपको वाईटी के ऊपर करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपकी कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कि आपका ये हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, हो गया तो नाइट्रस ऑक्साइड है आपका, है ना। मीथेन भी आपका देखो, ठीक है। आपकी सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होता है आपकी, SO2 क्या होता है भाई आपके, SO2 भी, SO2 आपका क्या नहीं है भाई, ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। क्योंकि देखो फ्लोरिनेटेड गैसेस मतलब F गैसेस, फ्लोरीन हो जिनके अंदर, जैसे HFC, CFC, PFC, ये सब क्या होते हैं आपके, अगेन ग्रीन हाउस गैस होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला अगेन, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, मतलब क्या ही पूछ लिया है, एकदम ही आसान। अगर किसी बच्चे को ये 5 क्वेश्चन दिखा दे तो बोलेगा कि पेपर एकदम लल्लू सा था, बट पेपर अच्छा लेवल का था, ठीक है ना। मतलब जो पिछला आपका CAPF था ना, उससे स्लाइटली टफ था। और पिछले CAPF में आपकी कट ऑफ देखो काफी कम थी, है ना। इसमें भी आपकी कट ऑफ की मैं बात करूंगा, ठीक है, एट द एंड। तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, रामसर कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, तो रामसर कन्वेंशन आपके वेटलेट, ये तो अपन ने काफी जगह कवर किया है ना, मल्टीपल जगह अपन ने कवर किया है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, सीजनल वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, इंसोलेशन की बात हो रही है। इनमें से किसके द्वारा आपके इन्फ्लुएंस होता है, तो इंक्लिनेशन पे होता है ना। डिफरेंट इंसुलेशन ऑन अर्थ लैटिट्यूड्स ड्यू टू टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ के टिल्ट के कारण क्या होते हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट आपके इंसुलेशन होते हैं। अब ये भी मैंने वाईटी पे भी करवाया आपको, है ना, बेच में तो करवाया, वाईटी पे भी करवाया। अब ये भी देखो इजी क्वेश्चन है, बट अगेन मेंस द फॉलोइंग में बेस्ड है। आपको दो अभी अगर पता होते ना, तो भी आप इसको कर लेते। जैसे कि पेरिस्कोप की बात करें, तो पेरिस्कोप अपन ने पढ़ा था, है ना। पेरिस्कोप किस पे बेस्ड है आपकी, तो ये रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर्स, ए का देखो आपके 3 होगा, ए का 3 होगा, तो ये एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड, ठीक है। अपने ने लाइटनिंग पढ़ा था, स्टैटिक करंट पढ़ा था, थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था ये तो। बैच वालों ने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था ना, 1 2 दिन ही हुए हैं आपके साथ, क्योंकि अपना फिजिक्स और अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा था भाई, जो लाइटनिंग कंडक्ट, ये जो आपकी लाइटनिंग होती है, इनमें अपन क्या इंस्टॉल करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर एंड ऑल। तो फिनोमिना आपके लाइटनिंग कंडक्टर्स का किससे रिलेटेड हो जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। ऐसे देखो क्लाउड वगैरह पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, नेगेटिव चार्ज ऊपर के पॉजिटिव चार्ज, तभी तो ये आपके आते हैं। थर्म, अब देखो अगर आपको ये दो भी पता होते ना, बी का क्या हो जाएगा आपके, बी का हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाता है ये वाला। बाकी देखो बाकी दो ऑप्शन भी इजी थी। थर्मोस फ्लास्क, ये आपको मैं आगे वाली क्लास में करवाऊंगा, अभी तक मैंने करवाया नहीं है बैच की क्लास में, क्योंकि ये लास्ट क्लास में आपके, ठीक है ना। थर्मोस फ्लास्क होते हैं, थर्मोस के तो भाई आपने घर में भी यूज किया होगा। किस पे डिपेंड होते हैं आपके, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मिनिमाइजेशन पे, है ना। एंड लीवर्स, लीवर्स तो सभी को पता है भाई, ये जो आप बोतल के ढक्कन वगैरह खोलते हो, ये लीवर ही तो होते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ ए फोर्स पे बेस्ड है आपके, तो डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला देखो। अब बैच वाले स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया, क्योंकि अभी तक अपन ने देखो इलेक्ट्रिसिटी तक कवर किया है, ठीक है। एंड कल अपनी मैग्नेटिज्म की क्लास है बैच में, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म की क्लास है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैग्नेटिज्म का है, मैग्नेटिज्म में मैंने करवा रखा है। बट ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा आपसे, कि एक बीम है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से ए, इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जा रही है आपकी ए बीम। अब पॉजिटिव चार्ज होता है उधर, मैंने क्या बताया आपके, करंट फ्लो करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ए बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बी इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देखो साउथ से नॉर्थ जा रही है ये, ओके, ये इधर जा रही है बी वाली। बट ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो मैंने क्या कहा था, हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है आपके, करंट फ्लो करता है ना। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, करंट फ्लो करता है, तो आई इधर ही फ्लो करेगा। एंड इस क्लास में ये पिछले बैच की आपकी स्लाइड है, इस बैच की नहीं है, क्योंकि इस बैच में अभी तक अपन ने ये पढ़ा ही नहीं है।
अगर लाइक करंट्स होते हैं तो मैंने बोला है कि अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक होते हैं तो आपके मतलब अलग डायरेक्शन होती है तो रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके लाइक लाइक करंट्स है। तो बी किधर डिफ्लेक्ट होगा, बी आपके टुवर्ड्स ए आपका डिफ्लेक्ट होगा, ए इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, ये तो भाई डिट्टो आपके ना एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये वाला न्यूमेरिकल, देख लो जरा। अब ये भी अपन ने परसों ही किया था ये वाला क्वेश्चन, है ना बैच में। द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of an electric heating device is 40 volt. The potential difference between the terminals of a electric heater is 60 volt. When it draws a current of 2 ampere, when it draws a current of 4 ampere. So which one of the following is the current value of current drawn from the heating device if the voltage becomes this? Same देखो वही क्वेश्चन है, वोल्टेज अगर यही होता है तो सेम ही आपको अप्लाई करना है भाई, ठीक है ना। V इक्वल्स टू आई आर आपको अप्लाई करना है। वोल्टेज पहले केस में 20 दिया, रेजिस्टेंस निकाल लो कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस 20 आ जाएगा। सेकंड केस में देखो अपन को क्या निकालना है, सेकंड केस में निकालना है अपने को करंट। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। नया वोल्टेज कितना है 140, 140 में 20 का डिवाइड किया, आंसर आ गया 7 एम्पियर। इजी क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट वाला देखो जरा। अब ये देखो आपको अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ह्यूमन आई से रिलेटेड। ठीक है, टर्मिनोलॉजी चेंज कर सकता है, जैसे फार साइटेडनेस बोलते हैं अपन हाइपरमेट्रोपिया, तो ये वाला देखो स्टेटमेंट अपने को करेक्ट बताना है। फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइड इफेक्ट, ये वाला लॉन्ग साइड इफेक्ट है ना, इसी को फार साइटेडनेस बोलते हैं। द इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, देखो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द रेटिना, है ना, इमेज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, तो यही आपका क्या है, सही स्टेटमेंट है। अब ये वाला देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी भी आए थे। इसमें आपको पूछा है कि ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है क्या रीजन होता है, तो इसका रीजन है आपका क्या, डिस्पर्जन। ये भी अपन ने पढ़ा है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। अब ये वाला देखिए, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन, ये मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ा है क्योंकि लास्ट में जो फिजिक्स की आपकी मिस क्लास 2 होगी ना उसके अंदर पढ़ाऊंगा ये मैं। तो अगेन ये मैंने पिछले बैच का लिया है। तो वहां पे मैंने पढ़ाया था कि आपकी जीरोथ लो क्या होती है, फर्स्ट लो क्या होती है, सेकंड लो क्या होती है ना, एक्सटर्नल वर्क वगैरह आपके इस पे क्या बेस्ड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ ये वाला देखिए, अब ये वाला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज प्राइमरली यूज्ड इन सोनोग्राफी, ए मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोसेस। अब ये वाला क्वेश्चन है, कभी कभी एकदम आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा चीजें। आपने क्या पढ़ा है भाई, अल्ट्रासाउंड पढ़ा है ना, अल्ट्रासाउंड पढ़ा है, एंड उसके अंदर पढ़ा था अपन ने अल्ट्रासोनोग्राफी एंड ऑल दैट। एंड अपने को अपन ने डोपलर इफेक्ट भी पढ़ा था, और डोपलर की क्या पढ़ी थी, एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, मेडिकल इमेजिंग वगैरह में यूज होती है। मेडिकल इमेजिंग मतलब सोनोग्राफी एंड ऑल दैट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डोपलर इफेक्ट। बाकी देखो ये तीन तो अलग ही चीज होगी ना, स्टैंडिंग वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, रेजोनेंस वगैरह। नेक्स्ट वाला देखिए, अब ये देखिए, ये भी आपका एकदम मतलब चार अलग अलग रिएक्शंस आपसे उठाइए, बट ये एक वाला क्वेश्चन ना इजी है भाई, ये वाला काफी इजी क्वेश्चन है। जैसे पहला देखो, मीथेन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, मैंने क्या बोला है, जब भी आपका ऑक्सीजन का रिएक्शन हो भाई वहां पे क्या होगा, कंबशन होगा, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके की कंबशन रिएक्शन, तो ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। यहाँ पे देखिए Mg H2SO4, Mg ने क्या कर लिया, S2 को रिप्लेस कर लिया है, तो मैंने ये पढ़ाया था आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब ए क्या कर ले, दूसरे को आपके क्या कर ले, डिस्प्लेस कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसका हो जाएगा 3, तो बी का होगा आपका क्या भाई 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी मैंने सारे भी आपको वो भी करवाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है आपकी, है ना, A to Z चीजें आपने की है। अब ये वाला देखिए, ये आपसे डोमिनेट राइट पूछ ली, बट यहाँ पे अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो क्वेश्चन पूछा देखो, यूपीएससी कभी कभी ना लपेटे में ले ही लेता है आपको। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको तब क्लियरली बोला था कि नो एलिमेंट आपको याद रहने चाहिए, ये तीन उसने ट्राइड बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे दो तो आपने एलिमिनेट कर लिया कि भाई ये तो था, ठीक है, और ये क्लोरीन वाला ये भी था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन दो में से कैसे एलिमिनेट करें। दैट्स वाई आई सेड कि भाई पीरियोडिक टेबल का 30 नंबर एलिमेंट्स तक आइडिया रखना। एक बार जरा नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक देखो, सेम ही ग्रुप के अंदर आते हैं, एक दूसरे के नीचे, है ना, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, है ना, सब भिखारी। तो यहाँ पे देखो, ये एक ही के अंदर आपके क्या आते हैं, एक ही सीरीज के अंदर आते हैं, तो कैसे पॉसिबल है। जब मैंने आपको डोमिनेट रेट पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी कि बीच वाले का मास इन दोनों के मास का एवरेज होता है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, एक ग्रुप में अगर हाँ सेम आपके पीरियड के अंदर होता तो अपन मास वगैरह निकाल के पॉसिबल कर लेते, बट यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये एवरेज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, ये आपका अगेन मिसलेनियस वाला जो मैंने केमिस्ट्री क्लास करवाया था वहां से क्वेश्चन आ गया, देखो नाइट्रोलिम, है ना, पहला आपका नाइट्रोलिम क्या होता है आपके, चलो हो सकता है ये आपको नहीं आता।
बट अमोनियम नाइट्रेट तो आता है ना, क्या फॉर्मूला होता है NH4NO3, तो बी का क्या हो जाएगा 4। अब देखो बी का 4 होगा तो ये एलिमिनेट, ठीक है। फिर देखो यूरिया, यूरिया क्या होता है, ये फर्स्ट वाला देखो, यूरिया का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है ना, तो यूरिया सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आंसर हो गया आपका ये वाला। नाउ नेक्स्ट वाला देखो, अब ये देखो नोट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, देखो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व करते हो तो आपका क्या होता है, ये मैंने कहा हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है तो ये क्या होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। आपसे पूछा कौन सी एक्सोथर्मिक नहीं है, मतलब एंडो कौन सी है। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ये भी देखो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। डीकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, डाइल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ वाटर। अब इन दो में आपको डाउट हो सकता है, अब मैंने आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाया, मैंने आपको क्लियरली बार बार बताया कि ये क्या होती है भाई, जनरली एंडोथर्मिक होती है, और आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। और लीड नाइट्रेट वाली रिएक्शन अगर आपको याद हो तो लीड नाइट्रेट को अपन हीट देते हैं, अगर किसी को बाहर से हीट देते हैं तो मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो वो क्या हो जाती है, एक्स आपकी एंडो हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी वाला। तो अगेन देखो स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब ये वाला देखिए, ये आपको जनवरी के करंट अफेयर से पूछा। अब देखो करंट अफेयर्स को तो अपन सीपीएफ के रिलेट नहीं कर सकते, मतलब रिसेंट के मंथ्स के तो कर सकते हैं, उससे पहले के अपन रिलेट नहीं कर सकते, बट एक चीज आपको बतानी है करंट अफेयर्स के बारे में, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे ये स्कीम का पूछ लिया आपसे, तो ये 2019 में रिलीज हुई थी, तो ए आपका इजीली इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगेन देखो ये बैच के अंदर मैंने आपको करवाया था भारतमाला परियोजना, ये पहले भी आया हुआ है, इसीलिए देखो वापिस आपके क्या कर दिया, वापस इंक्लूड कर दिया ना। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डोर्स, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, कोस्टल पोर्ट कनेक्टिविटी एंड एक्सप्रेसवे। तो रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरिया, देखो बॉर्डर में कनेक्टिविटी होगी, डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड की डेवलपमेंट होगी, कनेक्टिविटी फॉर नॉन मेजर पोर्ट्स, इंटीग्रेशन विद सागरमाला। देखो पोर्ट से कनेक्ट करें तो ऑब्वियस बात है सागरमाला से कनेक्ट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट वाला देखो, अब ये था डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई, ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैंने नहीं पढ़ा है, आप नहीं कर सकते थे। एंड लिटरली ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी पूछ दिया इन्होंने। यार नेशनल वाटरवे 100 तो कैसे याद होगी भाई, कौन कौन सी रिवर पे है। चलो 5-6 पूछते हैं, 5-6 मैंने आपको कवर करवाई थी, ठीक है। बट इसके आगे की अपन नहीं कर सकते ना, फर्स्ट वाला तो चलो अपने को पता है भाई गंगा वाली पे है, ठीक है, बट ये आप नहीं बता सकते ना, ये भी आपके अम्बा पे है, नेशनल वाटरवे 10 एंड दैट। तो ऐसे मतलब ज्योग्राफी के अंदर ना, अब ये इंडियन ज्योग्राफी से ह्यूमन ज्योग्राफी से आप मान सकते हो, तो एकदम ही टिपिकल क्वेश्चन है ना, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि आप आइडिया ही नहीं लगा सकते हो, मोस्टली को पता ही नहीं होगा अम्बा आपके है कहाँ पे रिवर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ये वाला, देखिए ये अगेन इजी क्वेश्चन था आपके, है ना, नीप टाइड से आपसे पूछा है, अगेन देखो स्टेटमेंट बेस्ड है सारे, कि नीप नॉर्मली देर इज ए 7 डे इंटरवल बिटवीन टू नीप टाइड्स, देर इज ए 7 डे गैप बिटवीन स्प्रिंग एंड नीप टाइड, और दो जो नीप टाइड होती है आपकी, यहाँ पे दो नीप टाइड की बात की है, तो दो नीप टाइड के बीच में आपके कितने दिन की गैप होती है, 14 डेज की गैप होती है, तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, पहला इनकरेक्ट, तो ये एलिमिनेट या तो 2 होगा या 3 होगा। अब एक चीज देख रहे हो अगेन यहाँ पे, टू अगर टू तो देखो कंफर्म हो सकता है कि ज्यादा चांस है कि भाई करेक्ट ही होगा, है ना, क्योंकि टू तो दोनों में आ रहा है, डिपेंड ये आंसर करता है ना थर्ड पे, कि थर्ड आपको पता है। थर्ड वाला देखो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, द मून्स अट्रैक्शन इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटर एक्टिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल, मून्स अट्रैक्शन इज हायर ऑन अर्थ बट डिमिनिश्ड बाय सन्स सो हाइट लो, तो एकदम देखो सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अगेन देखो आपसे अच्छा स्टेटमेंट बना के ये क्वेश्चन पूछा है ना, अगेन ये एनसीईआरटी की लाइन उठाई है, बाकी आपको बैच में ये मैंने करवा रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2-3। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला देखिए, ये अभी ये जो रिंग ऑफ फायर है काफी न्यूज में है, एंड सीडीएस में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस यहाँ से क्वेश्चन आए आपके, ठीक है ना, हाई चांस है। बाकी मैं टॉपिक्स की एट द एंड आपके बात करूंगा, ठीक है ना, कि इससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये वाला देखिए, मैंने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाया था, अर्थक्वेक वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, और मैंने आपको टिक करके भी बताया था कि भाई ट्रेंच वगैरह यहाँ पे अच्छे से देख लेना एक बार। तो आपको आप ना यहाँ पे ये बोन इंटरेस्ट तो चलो आप लिख लेते, तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, इन डेप्थ आपसे पूछ रहा है, लोकेशन बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ना जापान का आया था पता है यहाँ से क्वेश्चन, एक जापान का आया था आपका होन्सू एंड आपके वही हाँ, हिरोशिमा नागासाकी के रिलेटेड आपसे आइलैंड पूछे थे। अगेन यार टिपिकल क्वेश्चन था,
ठीक है ना। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, बट वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया। अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं यहाँ से पूछेगा, ईरान वगैरह से पूछेगा, तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो जाता है। उस सेंस में तो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है ना, क्योंकि यार सारी डेवलपमेंट्स इधर हो रही है आपके मिडिल ईस्ट ईस्ट रीजन में आपके हो रही है, उधर आपके यूक्रेन की तरफ हो रही है, यूएसए की तरफ हो रही है, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं आपके क्वेश्चन, इस रीजन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब चलो पहला आपको पता होता तो पहले दो ऑप्शन तो आपके क्या हो जाते हैं, आपसे नोट करेक्ट पूछा है तो ये दो तो हो जाते हैं एलिमिनेट। अब कर्माडेक ट्रेंच भी आप काफी बार सुनते हो भाई, ठीक है ना। जो कर्माडेक आइलैंड है आपकी यहीं पे लोकेटेड है। अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते हो तो हो सकता है आप टिक कर सकते थे। ऑब्वियसली मैं इसको बैच में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट यहाँ से एक आपको चीज बताना चाहता हूँ। जब भी ऐसे दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लो ना, तुक्का मारे करो भाई। आपको दो ऑप्शन में फिर तुक्का मारना ही मारना है। वो हो सकता है सही भी हो जाए, गलत भी हो जाए, बट यहाँ पे अगेन प्रोबेबिलिटी भी तो बढ़ जाती है करेक्ट होने की, ठीक है ना। पहले देखो सिर्फ 25% थी, अभी कितनी हो जाती है आपके 50% हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसमें चांस लेना चाहिए। अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया आपने एग्जैक्ट, तो आप दो में ले सकते हो। बाकी कर्माडेक आपके इसी रीजन में लोकेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 and 4। आंसर हो जाएगा आपका 2 and 4, नॉट करेक्ट है ना, नॉट लोकेटेड। नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए आपके लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आ गया था कि भाई जो पोर्ट होल्स पहले आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्रिएट होते हैं। ये आपकी जो अपन ने फ्लूवियल वाले पढ़े थे, रनिंग वाटर से क्या हो जाते हैं, फिल हो जाता है पानी, इसके बाद में आपके क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है पानी का। पानी के अंदर देखो जो कंकड़ जाते हैं, है ना, सेडिमेंट्स जाते हैं पानी के अंदर, ये कंकड़ जाते हैं, ये फ्रिक्शन लगाते हैं, फ्रिक्शन से क्या बन जाते हैं आपके पोर्ट होल, वाइडन हो जाते हैं, डिप्रेशन बन जाते हैं। बट क्वेश्चन क्या है, किसके कारण बनते हैं, एब्रेशन, एट्रिशन, कोरोजन, सोलिफ्लेक्शन। अब ये एब्रेशन, एट्रिशन, डिफ्लेशन वगैरह मैंने आपको उसी के अंदर पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। एब्रेशन क्या होता है, जब फ्रिक्शनल एक्शन बाय सैंड ग्रेन्स। अब इसके अंदर देखो मैंने क्या बताया, आपके जो सेडिमेंट्स जाते हैं, कंकड़ जाते हैं, सैंड ग्रेन्स जाते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्रेशन हो जाएगा। एट्रिशन तो हो ही नहीं सकता। वेयरिंग ए टेयरिंग ड्यू टू म्यूचुअल फ्रिक्शन, मतलब कंकड़ के बीच में ही आपके क्या होना, म्यूचुअल फ्रिक्शन होना। वो आपके इसके अंदर नहीं होता है, जनरली सॉइल वगैरह उनके अंदर होता है, पत्थर वगैरह के अंदर। अब ये वाला देखो आपसे पूछा स्ट्रेटो वोल्केनो के बारे में स्टेटमेंट, ये इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि भाई स्ट्रेटो वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो एक ही चीज होती है। पहले भी क्वेश्चंस काफी आए हुआ आपके स्ट्रेटो वोल्केनो से। तो दो सिंपल स्टेटमेंट है कि स्ट्रेटो वोल्केनो आपके टोल, स्टीप और क्या होते हैं, लेयर्स के अंदर होते हैं। तो देखो आपके जो स्ट्रेटो वोल्केनो होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके लेयर्स के अंदर होते हैं, है ना। काफी आपके क्या होते हैं, टोल होते हैं, तो ये लेयर्स के अंदर होते हैं। दूसरा देखो, दे कैन इरप्ट एक्सप्लोसिवली, ये आपके एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो ये देखो काफी एक्सप्लोसिव होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ आपके गैस वगैरह होते हैं। तो देखो इनके अंदर पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, एसेस वगैरह आपके क्या होते हैं, काफी होते हैं, ठीक है ना। वो आपके साथ में निकलता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो ये इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। ये वाला भी देखो इजी क्वेश्चन था। अब अगेन देखो फिजिकल ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन है। आपसे पूछा रैपिड मूवमेंट्स कौन सी है, तो रैपिड मूवमेंट अपन ने पढ़ी है ना, जैसे अर्थ फ्लो हो गया, मड फ्लो हो गया। देखो एक तो मड फ्लो दिख गया अपने को, है ना। एक देखो लैंडस्लाइड में अपन ने स्लम्प वगैरह पढ़ा था, तो स्लम्प भी क्या आपके रैपिड फ्लो है। तो ये दोनों क्या रैपिड फ्लो है। तो 2 and 4 क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा, है ना। 2 and 4 आंसर हो जाएगा। बाकी सोलिफ्लेक्शन, क्रीप, ये भी मैंने आपको पढ़ा है, ये क्या होते हैं, आपके स्लो मूवमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखो सोल्ट वेदरिंग, इसमें भी आ गया, आपके पिछले सीडीएस में भी आया था। नाउ अगेन इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। पहले लास्ट वाले स्टेटमेंट पे जाते हैं। सोल्ट वेदरिंग इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग। ये देखो फिजिकल वेदरिंग का आपका एग्जांपल है सोल्ट वेदरिंग। अपन ने 4 पढ़े थे फिजिकल वेदरिंग में, तो ये तो हो नहीं सकता। 3 नहीं होगा तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, पहले ए और बी बचा, ठीक है। अब थोड़ा सा ना एक बार इन दो स्टेटमेंट को रीड करो। मैं आपको काफी बार बोलता हूँ, बैच के अंदर जब पढ़ाता हूँ तब भी आपको काफी बार बोलता हूँ कि भाई क्वेश्चन रीड करो ना, पहले क्वेश्चन को पूरा रीड कर लिया करो। आप पहले डिसाइड मत कर लिया करो मेरे को आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने ये स्टेटमेंट रीड कर लिया आप आंसर निकालने लगे। अब देखो सोल्ट इन रॉक्स एक्सपांड ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन वगैरह यहाँ पे होता है आपके, है ना। तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। सोल्ट क्या करते हैं भाई, एक्सपांड करते हैं आपके, ठीक है ना। और पहला स्टेटमेंट आपके सही होना भी है, क्योंकि देखो दोनों में आ रहा है। मतलब सोल्ट क्या करते हैं आपके, एक्सपांड करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या बोला है, सोल्ट लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपांड। भाई टेंडेंसी होती है एक्सपांड की, तभी तो एक्सपांड करते हैं। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो फर्स्ट ही गलत हो जाएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो करेक्ट होना ही होना पड़ेगा। ये तो पहले वाली चीज ही बोल रहा है, अदरवाइज तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो कभी कभी हो सकता है आपको डिट्टो लाइन ना मिले, सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर ना मिले, फिर भी आप क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग लगाना सीखो यहाँ पे। हर बार आपको एकदम रटी हुई चीजें नहीं मिलेगी वहां पे एग्जाम में। अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन अगेन इजी क्वेश्चन है।
180 डिग्री longitude is exactly 12 hours from the 0 डिग्री longitude, है ना, irrespective of whether one travels westward or eastward from the prime meridian। ये 12 घंटे होता है। देखो 0 डिग्री से इधर से जाओगे 180 डिग्री तक तो भी 12 घंटे होगा, इधर जाओगे तो भी आपका क्या होगा, 12 घंटे होगा। दोनों तरफ से देखो 12 घंटे होगा। पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, सही स्टेटमेंट है ना। नाउ सेकंड वाला देखो, आपको बोला है पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड का मतलब क्या होता है भाई, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है आपके, है ना, वेस्ट टू ईस्ट, इसी को बोलते हैं ईस्टवर्ड। तो ए पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल काउंट द डे इज वेडनेसडे वंस द इंटरनेशनल डेडलाइन इज क्रॉस्ड। अगर वो इंटरनेशनल डेडलाइन आपके क्रॉस करेगा तो क्या होगा, अगर मान लो इधर आपके ट्यूसडे था तो अगले दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके वेडनेसडे हो जाएगा। ये आपसे बोला है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, आपके वेडनेसडे हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, इफ वी क्रॉस ए डेट लाइन मूविंग वेस्ट टू ईस्ट सबट्रैक्ट ए डे। आपको क्या करना है, एक दिन कम करना है। एक दिन क्या करना है भाई, कम करना है। तो देखो दिन एक कम होगा, एक दिन कम होगा तो वो ट्यूसडे क्या आ जाएगा, वापस आपके ट्यूसडे ही आ जाएगा, ठीक है ना। वो अगले दिन बोला है ना आपको, विल काउंट द डे इज वेनेसडे वंस द इंटरनेशनल डे डेट लाइन इज क्लोज्ड। तो वो क्या नहीं होगा, आपके वेनेसडे पे नहीं जाएगा, ठीक है ना। वो आपके वेनेसडे पे नहीं जाएगा, वो वापस आपके उसी दिन पे आ जाएगा या उसले पिछले पिछले दिन पे जाएगा। तो सेकंड तो किसी भी हाल में आपका करेक्ट नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब एक जो इस बार आपके बहुत ज्यादा जनरली पूछता भी है सीपीएफ, बट इस बार तो और ज्यादा पूछ लिया आपके, है ना। एंड सीडीएस में भी ये ज्यादा दिख सकता है आपको, क्योंकि सीडीएस भी यही पैटर्न आपके फॉलो करता है। आपसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत पूछी है, जैसे कि WTA GAT वाला पूछ लिया, ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है ना। WTA पहले ये गेट था, ठीक है, इसी का सक्सेसर है। आपके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था स्पेसिफिकली, मैंने बोला कि आ सकता है भाई, ये सीएपीएफ में आ गया, अभी भी सीडीएस में आ सकता है, ठीक है ना, हाई चांस है। एंड अपन ने वहां पे भी कवर किया था आपकी करंट अफेयर्स में। तो ये क्या आपकी एक वॉचडॉग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, प्रोमोट्स पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, है ना। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स को कहीं ना कहीं क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी अगर आपको पता होती तो भी आप इसका आंसर कर लेते। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी अपन ने पढ़ा था। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में तो सभी को पता है भाई, वो आपकी एनजीओ है कि नहीं है ना जी। तो वो क्या आपकी एक एनजीओ है, राइट, इंटरनेशनल लेवल पे। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। अब थोड़ा स्पीड करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, आपको ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा आईक्यू लगाते तो ये भी कर सकते थे। पहला बोला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये मैंने आपको करवाया है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट भी आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये भी देखो मैंने आपको करवाया है ना। ये रहा, हाई कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। एंड लास्ट वाला स्टेटमेंट एक बार और रीड करो, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये बात तो आप एकदम कॉमन सेंस से भी बोल सकते हो कि भाई सारे भारत के अंदर कोर्ट आपके क्या नहीं है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। अगर लोकल कोर्ट यहाँ के आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थोड़ी है, उनके स्टेटमेंट उनके डिसीजन थोड़ी कंसिडर करता है आपके ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, कि वहां पे वो जजमेंट दिया गया तो उस हिसाब से हम जजमेंट दे रहे हैं। तो सारे कोर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो मतलब कंफर्म यही गलत है भाई, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट आपके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होते हैं। अब ये सीएजी वाला देखिए, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ही था, इजी एलिमिनेशन था इसके अंदर। देखो आपको सीएजी के बारे में पूछा है, कौन से आपके ड्यूटीज एंड पावर्स आपके सही है। तो अपन ने ड्यूटीज एंड पावर में पढ़ा था, इसके क्या काम है, आपके ऑडिट करता है ये, है ना, एक्सपेंडिचर वगैरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कौन आपके यूटी स्टेट के लिए भी क्या करता है ये, आपके ऑडिट का काम करता है, ठीक है ना। ऑडिट ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट्स, तो इसका ऑडिट का काम होता है। मतलब खर्चे वगैरह हो जाते हैं ना, उसके बाद में ये बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करता है कि भारत सरकार ने यहाँ खर्चा किया, यहाँ खर्चा किया। तो ये ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चलो इसको छोड़ो, दूसरा देखो, ही कंट्रोल्स द इशू एंड रिसीट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये थोड़ी कंट्रोल करता है कि भाई कितने पैसे आपके कंसोलिडेटेड फंड से निकालने हैं, कितने आपने को रिसीट लेनी है, कितने का इश्यू करवाना है अपने को। इसका काम है सिर्फ ऑडिट करने का, ये आपका नहीं होगा ना। क्या सेकंड स्टेटमेंट आपका होगा, सेकंड नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो देखो एलिमिनेशन से आपका आंसर हो जाएगा सी। इसका काम सिर्फ ऑडिट का है, सिर्फ किसका है, ऑडिट का है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला भी देखो इजी क्वेश्चन था पॉलिटी में, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। आपसे पूछा है कि आर्टिकल 74(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसमें कौन सा करेक्शन किया गया इनमें से। तो देखो 42nd से मैंने क्या बताया था आपको, प्रेसिडेंट के लिए, कि इसने बाउंड कर दिया था प्रेसिडेंट को फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का डिसीजन होगा ना, उसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, जो भी डिसीजन लेगा। तो प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज हर फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। अब ये अपन ने पढ़ा ही था कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, आपके
पीएम होता है, ठीक है ना। बाकी देखो 74 में यही लिखा आपके, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, ऐड करेगा आपके प्रेसिडेंट को। अब ये वाला देखो, ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। आपसे पूछा 1919 के एक्ट में बताइए, ये भी मैंने आपके पॉलिटी में भी कवर किया था और हिस्ट्री में भी आई थिंक कवर्ड है ये। इट डिवाइडेड द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू कैटेगरी, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। द सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। सी प्रोविंशियल सब्जेक्ट आपके ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व में डिवाइड की गई, ना कि सेंट्रल। अब सेंट्रल होगा नहीं, टू आपका अगेन एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, आंसर हो गया सी। तो कुछ में देखो आपके काफी मतलब आसान एलिमिनेशन लग रहा था, बट ये तभी आप कर सकते थे जब आपको एक्चुअल में फैक्ट्स याद थे। तो लर्निंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए भाई। इस टाइप का इस बार आपका लेवल था, ठीक है ना। अब ये वाला देखो, ये काफी इजी था, उन दोनों से तो और ज्यादा इजी है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हो आप इजीली। द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आपके क्या हुआ, है ना। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, और द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में देखो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके, बोर्ड सेटअप बाय द क्राउन टू कंट्रोल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखो अफेयर्स वगैरह, सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स वगैरह को आपके कंट्रोल करने के लिए था, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा आपकी, थ्री हो जाएगा, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। और आपका चार्टर एक्ट 1833 था, इससे देखो ट्रेड मोनोपोली एबोलिश कर दिया आपकी कंप्लीटली, ठीक है। तो एनलार्जमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, टर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन ट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस रिमूव्ड इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर सर्विसेज, ठीक है, ओके। बाकी देखो 1813 में क्या हुआ, ट्रेड मोनोपोली एबोलिश एक्सेप्ट टी ओपियम एंड ओपियम विद चाइना, ठीक है ना। चाइना के साथ अपन ने क्या कर दी थी, इन दो चीज को छोड़ के बाकी सारी ट्रेड मोनोपोली आपकी एंड कर दी थी। तो सिर्फ इंडियन ट्रेड में आपके कौन से में एंड हुई थी, 1813 वाले में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा, है ना। अब बी का देखो फोर होगा तो ये वाला आंसर। बाकी देखो 1833 में क्या हुआ आपके, जो आपकी ओपन कंपटीशन था वो इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो मैं मतलब कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आपके क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। तो 1833 का क्या हो जाएगा आपके, टू हो जाएगा, एंड डी में आपका वो वाला हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने अभी आपके बैच में क्लास नहीं करवाई है, क्योंकि ये बजट की क्लास है, जो आपकी नेक्स्ट अपकमिंग इकोनॉमिक्स की क्लास वही है। अभी इकोनॉमिक्स और आपका फिजिक्स से चल रहा है ना, तो बजट आपका नेक्स्ट क्लास है। तो ये मैंने पिछले की लगाई है, क्योंकि पिछले में भी यही फिगर्स थी। तो 4.4% आपका क्या था, एस्टिमेटेड ये फिजिकल डेफिसिट था आपके, ओके। अब ये वाला मैंने नहीं पढ़ा है। एक चीज देख रहे हो, इस बार ना आपके सीएपीएफ में बजट से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, एंड कुछ क्वेश्चन ये भी देखो आउट ऑफ द बॉक्स ही मानूंगा मैं, क्योंकि पुराने बजट से आपके क्वेश्चन पूछा है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आपके कहाँ से इश्यू है। इकोनॉमिक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इस वाले में, सीएपीएफ में, ठीक है ना। काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 15 के अराउंड आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गए, तो इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ये वाला, अगेन देखो इंटरनेशनल आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट, है ना। बाकी देखो मैंने आपको यहाँ पे ये रिट्स भी आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब ये G20 वाला देखो, ये अगेन ये आप एलिमिनेशन से कर सकते थे। अगर अगर ये वाली क्लास देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे आप तीन क्वेश्चन सोल्व कर लेते इस एग्जाम के अंदर। ये मैंने वाईटीपी करवा रखी है आपको क्लास। तो ये फाउंड कब हुआ आपके, 1999, ना कि 2001, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यही इनकरेक्ट है। बजट वाला ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, ये देखो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट भी बोला था आपको, है ना, हर बार आपसे पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा आपके हाईएस्ट अलोकेशन किसको होगा। देखो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये तो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद में इंटरेस्ट पेमेंट्स, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, डिफेंस सब्सिडी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट। ये सीडीएस के अंदर बहुत हाई चांस है वापस आपकी रिपीट हो जाए, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। फिर ये वाला देखो, ये भी देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने नहीं करवाया, ठीक है ना। ये आपके करंट से पूछा है कि ये थीम किसकी थी, एक्चुअल में ये थीम आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थी। अब ये वाला देखिए आप, आपके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहां से भी आपके क्वेश्चन है, जैसे बुक्स वगैरह का नाम वगैरह आपसे पूछ लिया। अब मैंने दो बुक्स तो आपको इजीली करवा रखी है, ये तो मैंने बार बार आपको रिपीट करवाई, जॉन मैनेट किन्स वाली, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। दूसरा देखो, ये अपन लास्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास होगी। तो इसमें अमर्त्य सेन के बारे में मैंने बताया था, ये कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन डेवलप्ड वगैरह वेलफेयर सोसाइटी की तरफ क्या करते थे, ज़्यादा देखते थे। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते थे कि अमर्त्य सेन का आपका क्या होगा, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। तो सी का क्या होगा, थ्री होगा। अब सी का थ्री होगा तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। और ए का क्या होगा आपका, टू होगा। ए का टू होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, ये देखो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आए हैं, तीन क्वेश्चन आए हैं टोटल, ठीक है ना। एक पहला वो मैंने दिखाया, वो कहीं ना कहीं माइक्रो मान सकते हो आप।
बाकी दो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। माइक्रो से सीडीएस भी पूछता है, इस बार नहीं पूछा था बट इस बार वापस इसके एंट्री होगी मेरे को लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके सीडीएस में हर बार दो तीन दो तीन दो तीन क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर इकोनॉमिक्स उतनी आपकी अच्छे, जितने पहले नंबर क्वेश्चन आते थे उतने क्वेश्चन आते हैं। अब इजी क्वेश्चन थे दोनों। अगेन आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप ऑफ फर्म्स के बारे में रिलेशन दिया। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहाँ पे है, ये रहा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहाँ देखने को मिलती है, ये अपने को परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलती है, ठीक है ना। कंपिटेटिव फर्म के अंदर अपने को देखने को मिलती है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। कंपिटेटिव, जहाँ पे कंपटीशन होता है वहां पे देखने को मिलती है। और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विथ मोनोपोलिस्टिक। अब ये मोनोपोलिस्टिक वगैरह आपके परफेक्ट कंपटीशन वगैरह, आपके मोनोपोली वगैरह, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। अगेन इसके अंदर ये जो तीन क्लास, 3 से 4 क्लास होगी, ये लास्ट में करेंगे अपन माइक्रो की, है ना। मतलब 12 अगस्त तक सारा खत्म हो जाएगा अपना। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरा वाला देखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक देखो किसके साथ में बेस्ड है आपकी, ये जनरली मोनोपोली के साथ में आपकी बेस्ड होती है, ठीक है ना। किसके साथ में बेस्ड होती है आपके, जिन कंपनियों की मोनोपोली होती है ना भाई, उनके साथ होती है। जैसे इफ ए कंपनी हैड मोनोपोली ऑन ड्रिंकिंग वाटर, डिमांड विल बी इनइलास्टिक बिकॉज पीपल विल फोर्स टू बाय अबाउट द सेम। अब ये अगेन एक कंसेप्चुअल चीज है, पूरी समझने की चीज है। तो मोनोपोलिस्टिक अलग होता है, मोनोपोली अलग होता है, तो ये एलिमिनेट, आंसर हो जाएगा आपका वन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अगेन इजी था ये वाला, कि नेचर ऑफ गुड्स दिया था आपको, इनकम इलास्टिसिटी पूछी थी, तो इनकम इलास्टिसिटी भी मैंने आपको पढ़ाई थी। यहाँ पे आप इजी एलिमिनेशन भी लगा सकते थे। इन्फीरियर गुड्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इन्फीरियर गुड्स होते हैं इनके लिए जो इलास्टिक होती है, इनकम इलास्टिक होती है, ये नेगेटिव होती है। नेगेटिव ट्रेंड आपको क्या करती है, शो करती है। मतलब इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो होती है, मोर देन जीरो नहीं होती है। तो थर्ड इनकरेक्ट है, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, आंसर हो जाएगा सी। ऑपरेशन से क्वेश्चन आया था, ऑपरेशन का तो मैंने आपको टेलीग्राम पे एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन मैंने फॉर्मेशन आपके एफकिट के लिए की थी, पिछले वाले मॉक के लिए, जो अभी आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये देखो अगेन आपके करंट अफेयर से पूछा था, ओपीसी सीडब्ल्यू आपको अवार्ड कहाँ से मिला था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अगेन आपके थोड़े पुराने फैक्ट्स मिला के ये सारा आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो स्कीम्स वगैरह होती है ना, इनको इन डिटेल पूछ रहा है। अभी सेकंड स्टेटमेंट तो मैंने क्वेश्चन बना के भी आपके करंट अफेयर में करवाया था, बट फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पता था कि नहीं पता था, तो अगेन ये मैं काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट मैंने स्टेटमेंट आपको ईयर एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। ये वाला देखो, आपको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान रत्न अवार्ड, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। अगेन ये देखो, आपको ऑर्डर में लगाना था। एससीओ, पहला एससीओ है। दूसरा देखो आपका क्या है, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दूसरा आपका सार्क। तीसरा आपका देखो क्या है, अपेक। और चौथा आपका क्या है भाई, आसियान। तो ये चारों का मैंने आपको स्टार्टिंग डेट बता रखा है। जैसे एपेक का 1989 है ना, एससीओ का 1996 है आपका, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका आसियान का है 1967 एंड सार्क का क्या है 1985। तो सबसे पहले कौन सा बना भाई, आपका आसियान बना, है ना। सबसे पहले कौन सा बना आपका, आसियान बना। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, फोर आएगा। फोर आएगा तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ठीक है। अब दोनों में से चेक कर लेना दूसरा कौन सा आपका, दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, 4-3-4-2-3-1, है ना, बी आपका आंसर हो जाएगा। अब हिस्ट्री से, हिस्ट्री में दो टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे। हिस्ट्री से आपके इनफ क्वेश्चन आए थे, आपके लगभग 19 क्वेश्चन आए थे। बट क्वेश्चन जो पूछे ना, वो दो तरीके से पूछे। एक तो आपके डायरेक्ट पूछे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। एक पूछे भाई एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ऐसे वाले, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली फोर स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुछ कुछ में आपके तीन तीन ऑप्शन दिए थे, बट वो अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। बट कुछ आपके बहुत इजी पूछे, जैसे कि ये वाला हो गया आपके, है ना। प्लो फील्ड आपको कौन सी अर्बन लेवल में मिलेंगे, तो प्लो फील्ड आपको कालीबंगन में मिलेंगे जैसे, ठीक है। आपके ये वाला हो गया अमुक्ता मलयादा, ये आपके कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, ये आपके तेलुगु में लिखा है, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया आपके ये जो विचित्र चित्ता वगैरह है ना, ये एंशियंट साउथ आपके किससे रिलेटेड है, तो ये सारे के सारे देखो आपके टेम्पल वगैरह से रिलेटेड है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे आपके, है ना। अबो आर करेक्टली मेस्ड, या फिर इसमें तभी कर सकते हो जब आपको चारों एग्जैक्ट पता है। दो तो देखो अपन ने क्लास में किए थे, जैसे भीमा वाला अपन ने किया था, भीमा देखो आपके चालुक्य से था, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट था, ओके। दूसरा देखो, पाला में अपन ने ये लक्ष्मी करना अपन ने कहीं नहीं किया, तो ये आपका नहीं होगा। बाकी दो अपन ने नहीं किया था, तो ये डिफिकल्ट था आपके लिए चूज करना, ठीक है।
ये वाला देखिए, ये भी अपन ने किया था 12वीं वाला, है ना, कौन सी किताब है, ये भी आपको लिखवाई थी, ये वाली किताब। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो अब बात करते हैं मैथ्स की, है ना, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो भाई मैथ्स के हो जाते हैं। मैथ्स व्हाट आई थिंक, जो सीडीएस का एस्पिरेंट था ना भाई, उसने तो सारा कर डाला। जो सीडीएस का एस्पिरेंट था, मैथ से पढ़ा था, वो उसने तो सारे क्वेश्चन किए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है ना। एफकेट का जो एस्पिरेंट था, सिर्फ जो एफकेट की क्लास लिए अपने उसके ऊपर एप्लीकेशन पे बैच वाली, उसने लगभग आपकी 10 से 12 क्वेश्चन तो किए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ आपके हाई लेवल के थे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है एकदम। आपको बोला है द वैल्यू ऑफ द 10th प्लेस ऑफ 3 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द यूनिट प्लेस। एक 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे यूनिट प्लेस है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या आपके जो 10th प्लेस पे डिजिट है, ये यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका डबल है। तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2x है। और यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ 100th प्लेस इज 75% ऑफ द वैल्यू एट यूनिट प्लेस, यहाँ पे है 3/4x। तो आपको बोला ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं। देखो x1 लेता हूँ, पॉसिबल है क्या, 1 लूंगा तो ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में रह जाएगा, नहीं बनेगा। तो मतलब मेरे को 4 का कोई फैक्टर लेना पड़ेगा। तो मैं x इक्वल्स टू 4 ले सकता हूँ। 4 लिया तो ये देखो 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। क्या मैं x इक्वल्स टू 8 ले सकता हूँ, 8 लूंगा तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 16, ये तो डबल डिजिट बन गया ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ही आपका ऐसा नंबर क्या है, पॉसिबल है। इजी क्वेश्चन था, बट ये वाला देखो आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, है ना, बैच के अंदर करवाया था, एफकेट और आपके दोनों को करवाया था मैंने ये। अब ये वाला देखिए, आपको 3 की पावर x, 4 की पावर y, 12 की पावर z, मैंने कहा के लेट करके फिर आप इसको क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। ऐसे ही देखो यहाँ पे a की पावर 2x, b की पावर 3y, c की पावर z, इसको देखो k के अगर मैं बराबर रखता हूँ तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपकी k की पावर 1/2x, b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k की पावर 1/3y, c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k की पावर 1/5z। यही आएगा, राइट। ऐसे अपन ने 2-3 क्वेश्चन किए थे। अब रिलेशन देखो, अपने को दिया b इक्वल्स टू a²c, है ना। b देखो कितना अपना k की पावर 1/3y, a कितना अपना देखो, a का स्क्वायर करना है तो ऊपर 2 पावर और आ जाएगी, a की पावर क्या आ जाएगी 2/2x, प्लस प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। c कितना अपना k की पावर 1/5z। अब अपने को पता है बेस सेम है, तो पावर सारी का सम क्या होना चाहिए भाई, बराबर होना चाहिए। तो 1/3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके 1/x प्लस 1/5z आ जाना चाहिए, 1/5z आ जाना चाहिए। तो कौन सा रिलेशन है, देखो सी वाला रिलेशन है। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है लोगों ने। बाकी ये सेम ही क्वेश्चन है जो आप बैल वाला पढ़ते हो, है ना। ऐसे काफी क्वेश्चंस किए अपन ने कि 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड बाद में आपके मिलती है, तो कितने बार और आपके ये 1 घंटे में होगी, या फिर कब वापस आपके साथ में होगी। ऐसा अपन ने लाइट का भी क्वेश्चन किया था। अब ऐसे देखो बल्ब में पूछा, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया इन लोगों ने, देखो आपको बोला है जो ए बल्ब है ना, ये 2 मिनट ग्लो करता है, और उसके बाद में 1 मिनट क्या रहता है, ऑफ रहता है ना। तो मतलब हर 3 मिनट बाद में ये क्या करेगा, वापस ग्लो करेगा, ये बोल सकते हैं ना अपन, हर 3 मिनट बाद में। ऐसे ही देखो बी का आपको क्या बोला है कि ये 2 मिनट 3 मिनट ग्लो करता है और 1 मिनट के लिए ऑफ रहता है, मतलब हर 4 मिनट बाद में क्या करता है, ग्लो करता है। ऐसे सी वाला है भाई 4+1 5 मिनट। ऐसे ही आपका क्या है, डी वाला है 5+1 6 मिनट, ठीक है। अब एक आदमी है, वो आपके कमरे के अंदर घुसता है, 1 घंटे तक आपके कमरे के अंदर रहता है, तो बताओ वो कितनी बार ग्लो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, 60 मिनट। अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात क्या है, देखो अगर देखो, अगर ये दो ही बल्ब होते तो ये तीसरे मिनट पे क्या करता है, तीसरा जो मिनट होता है उसमें क्या रहता है भाई, तीसरा मिनट में अपने को पता है ये ऑफ रहता है, चौथे मिनट में ऑफ रहता है, 5वें मिनट में ऑफ रहता है, छठे मिनट में ऑफ रहता है, मतलब ये 60वें मिनट में क्या रहेगा, वो ऑफ रहेगा, है ना। तो आपसे पूछा है, कितनी बार ऐसा होगा कि कंप्लीट डार्कनेस होगा, तो एक ऐसा इंस्टेंस होगा जब चारों क्या रहेंगे, आपके ऑफ रहेंगे लास्ट वाले 1 मिनट के लिए। मतलब 50 मिनट, 59 मिनट में तो कोई ना कोई ऐसा बल्ब होगा जलेगा, बट 60वां जो ये मिनट है ना, इसमें एक बार ऑफ होगा। तो आपसे पूछा है कि 1 घंटे में बताइए, तो एक बार ऐसा इंस्टेंस जरूर बनेगा। अब ये वाला देखो डिट्टो क्वेश्चन है भाई, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 168, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, एचसीएफ उनका ये है, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, फाइंड द नंबर ऑफ सच पेयर्स, है ना। तो अगेन इजी क्वेश्चन है ये। वैसे मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो दो नंबर है N1 N2 इक्वल्स टू 168 है, ठीक है। एचसीएफ आपको 14 दिए, तो N1 कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, ठीक है। N2 कितना हो जाएगा आपका, 14y हो जाएगा। अब इनको लोड मत लेना भाई, सीडीएस में ये थोड़ी आएंगे आपके, उसमें आएंगे, ऑब्वियस बात है, जो आईएमए वगैरह जा रहे हैं उनको आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो 14x प्लस 14y इक्वल्स टू 168 हो जाएगा। 14 देखो यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 168। अब 14 से कट कर दो तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 12 टाइम, है ना, 12 टाइम आपके कट हो जाएगा। ओके, अब x और y मैंने बताया था यहाँ पे हमेशा क्या होने चाहिए, आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 12 आपके कितने पेयर बना सकते हैं, कैसे, कितने आपके ऐसे पेयर पॉसिबल है कि आपके क्या बने भाई, पेयर बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या पेयर बन सकते हैं, एक तो 112 बन सकता है ना, 1,12, सॉरी 1,11 सम होना चाहिए ना, 1, एक तो आपका 11 बन सकता है, ठीक है। दूसरा देखो आपके क्या बन जाएगा, क्या 2, आपके 12 बन सकता है, दोनों देखो आपके क्या नहीं है, 2, 10 सॉरी, क्योंकि दोनों का सम 12 होना चाहिए ना, ये नहीं बन सकता, को प्राइम नहीं है आपके, देखो 3,9 नहीं बन सकता, 4,8 नहीं बन सकता, 5,7 बन सकता है। ओके, एंड इसके बाद में 6,6 आपके देखो नहीं बन सकता। इसके बाद में देखो वापस सारे रिपीट ही होंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो दो आपके ऐसे क्या है पॉसिबल है, तो आंसर इसका 2 होगा ना कि 3, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये भी अपन ने क्वेश्चन ऐसे से ट्रेन के तो भाई बहुत क्वेश्चन किए मैंने, आपको अच्छे से क्लास करवाई है, आपने अच्छे से क्लास किए तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन इजी है, देखो क्या बोला है, दिखने में बड़ा है बट इजी है क्वेश्चन, खुद से ट्राई भी करना एक बार। दो ट्रेन है ए और बी, ये ए और बी आपकी दो ट्रेन है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 300 मीटर, इनके बीच में एक प्लेटफॉर्म है, उसकी लेंथ कितनी है भाई, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको 300 मीटर दी है, ठीक है। द स्पीड ऑफ बी इज 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ ए की स्पीड मान लो एस है, तो बी की स्पीड क्या है, 2s है। ओके, द टाइम टेकन बाई बी टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाई ए टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए एंड बी इज 500 मीटर। मान लो इसकी लेंथ x है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 500 माइनस एक्स, यही होगी ना। अब देखो आपको क्या बोला है, आपको टाइम का रिलेशन दिया, इस प्लेटफॉर्म को कौन कितने टाइम में क्रॉस करती है, ये वाली ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो मैंने आपको पढ़ाया जब भी कोई क्रॉस करती है तो आपके दोनों की लेंथ को क्या कर दो, ऐड कर दो, x प्लस 300 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा s, इसको लगेगा इतना टाइम, इसको कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 500 और 300 ये हो जाएगा 800, 800 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2s। अब देखो क्या बोला, द टाइम टेकन बाई बी टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज 1/3 ऑफ द टाइम, इसका क्या 1/3 के बराबर होगा ये। नाउ दोनों को सोल्व कर लो भाई, देखो s से क्या हो जाएगा आपके, s कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2400 माइनस 3x, ठीक है। यहाँ से देखो 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी आपकी 33060 आ जाएगी, ठीक है। अपने को दोनों की लेंथ का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है ना। तो दूसरे वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी, दूसरे की देखो आपकी लेंथ हो जाएगी, इसमें से देखो 360 माइनस किया तो ये बची 140। अब देखो 360 और 140 का अपने को डिफरेंस पूछा है, कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके 220, राइट। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वन। इजी क्वेश्चन था, ऐसे देखो अपन ने काफी क्वेश्चन किए थे, है ना, अलग अलग टाइप के भी किए थे, प्लेटफॉर्म के साथ में क्रॉस कर रहा है कैसे कर रहा है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए था कि प्लेटफॉर्म और इसके लेंथ दोनों कंसिडर हो गए, ठीक है। ये वाला देखो अगेन कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपने रीजनिंग वाली क्लास की थी, एक इंटरेस्टिंग चीज था, इस बार रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन पूछा है और रीजनिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, इसलिए मैथ्स वालों के मजे बन गए जो सीडीएस वाले थे। तो यहाँ पे देखो आपको बोला 2025 जैसा आइडेंटिकल ईयर क्या होगा, तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बताई थी, आप कैसे पता लगा सकते हो, है ना। अब देखो 2025, 2024 क्या होता है, लीप ईयर होता है, तो ये लीप ईयर के एक साल बाद में है ना, 1 ईयर आफ्टर लीप ईयर। तो उसमें मैंने बोला था कि आप क्या ऐड कर दो भाई, 6 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो 2031 बन जाएगा, तो ये क्या होगा, सेम होगा। ये वाला देखो डिट्टो क्वेश्चन मैंने आपको बैच के अंदर करवाया था, ये वाला है ना, अगेन देखो सेम इक्वेशन है, बस एक वैल्यू एक्स्ट्रा दे दी आपको एफ बाई जी। इसमें अपन कैसे करेंगे, आप इक्विवेलेंट रेशियो निकालो, ए बी बी सी सी डी डी ई सबका क्या निकालो, इक्विवेलेंट रेशियो निकालो। जैसे मैं दे देता हूँ ए बाई बी, है ना, और बी बाई सी, इसका मान लो आपका वैल्यू 1/3, इसका वैल्यू है 2/1, तो आप इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हो ना, ए रेशियो बी आपका क्या हो गया 1/3, ये क्या है बी रेशियो सी आपका क्या हो जाता है 2/1। कैसे निकालते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ जाएगा, देखो ये 2/6, ये आ जाएगा 6/3, तो बन गया 2/6/3। ऐसे आपको सबका बनाना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, ट्राई करना इसको। ये वाला देखो आपको बोला है ट्राइंगल्स ऑफ साइड दिस 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 इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक सर्कल है भाई, ठीक है। ये देखो सेम है, एक सर्कल है, उसमें आपको 3 साइड दिए, क्या क्या साइड दिए, देखो साइड क्या क्या दिए, एक 18 दिए, एक 24 दिए, और एक कितने दिए आपको, एक दिए 30। अब साफ दिख रहा है यार, 18 का स्क्वायर 324 होगा, और आपके 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 होगा, और दोनों का सम कितना होगा 900 होगा, तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है ना। और राइट एंगल ट्रेंगल होता है, तो मैंने क्या बताया भाई
कि जो इसका रेडियस होता है, रेडियस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ, मतलब कितना होगा, 15 होगा। इसका रेडियस कितना होगा सर्कल का, 15 होगा। तो आपसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ द ट्रायंगल। सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू, सॉरी चॉइस है ना, इंटू हाइट। ओके, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके इसको सोल्व कर लो भाई, है ना। ये देखो 12 टाइम आपके कट जाएगा, ये 5 टाइम कटा, ये कितनी बार कटेगा आपके, 4 टाइम कैंसिल होगा, राइट। सिमिलरली ये देखो, ये भी आपके 5 टाइम, और ये आपके कितनी बार कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब ऊपर देखो कितना आ गया, 25 पाई, ठीक है, और नीचे कितना आ गया आपके 24। अब अपने को देखो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बोली है, ठीक है ना, अपने को कितनी बोली है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बोली है। तो ये 24 में 25 में 24 डिवाइड करोगे ना, तो ये आएगा 1.04 से 1, ऐसा कुछ आएगा, पाई डिवाइडेड बाई 1। अब ये किसकी वैल्यू याद है, ये किसकी वैल्यू है भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। तो ये लगभग देखो 1 के क्लोज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 1, ठीक है ना। ऐसे देखो आपके ये वाला क्वेश्चन आया था, है ना, आपके 64 मिनट्स आपके कोइंसाइड करते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, 65 मिनट्स, द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक कम टुगेदर आफ्टर एवरी 65 मिनट। देखो जनरली मैंने कितना बताया था आपको, 65 5/11 मिनट बाद में आपके कोइंसाइड करता है। तो ये मतलब घड़ी क्या चल रही है, आपके फास्ट चल रही है। आपको बोल रही है 8 AM, फिर मैंने 8 PM पे टाइम देखा, तो बताओ राइट टाइम क्या होगा। अब अपने को पता है ये 5/11 मिनट आपके हर घंटे में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, हर घंटे में इंक्रीज कर रही है। तो यार बेसिक क्वेश्चन था कि ये घड़ी फास्ट चल रही है, एक्चुअल अगर टाइम पूछेंगे तो वो इन तीनों टाइम से कम ही होगा यार। इतना बेसिक क्वेश्चन था। चलो ये वाला देखो, ये तो डिट्टो क्वेश्चन आया, पढ़ लो जाए। देखो P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन हाईवे 300 किलोमीटर अपार्ट, है ना। देखो A एंड B दो आपके पॉइंट है जो 360 किलोमीटर अपार्ट है। टू बाइकर्स A एंड B स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम P टुवर्ड्स Q। रवि एंड अजय, यहाँ पे P ये हो गए A और साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं A से B की तरफ। द स्पीड ऑफ B इज 12 किलोमीटर लेस देन A। Ravi's speed is 4 kilometer less than that of Ajay. On reaching point Q, biker A immediately returns towards P. Ajay after reaching B turns back and meets Ravi at a place 12 kilometer away from B, है ना, 60 kilometer away from Q। तो सेम क्वेश्चन है, डिटो क्वेश्चन है। ये वाला देखो, ये मैंने आपको अगेन बैच में करवाया था, है ना। बैच में आपको मैंने SW दिया था, सेम इक्वेशन है देखो, है ना। आपको बोला है चार 4 सिलेंड्रिकल ड्रम्स है, ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। देखो 4 आपके ऐसे ड्रम है ना। अभी रिसेंटली अपन ने ये फिगर तो वैसे पढ़ा था, बट हो सकता है वहां से आइडिया नहीं लगा पाते, बट लग सकता था अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ये जो ज्योमेट्री का आइडिया तो आप कर पाते। अब अपने को बताए यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। अब 1 मीटर है देखो हर की रेडियस, तो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। अपने को ये जो बीच में सर्कल बनेगा इसका रेडियस बताना है, ठीक है। ये भी देखो 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये रेडियस हो जाएगी तो 2r हो जाएगा डायमीटर, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू होगा आपके 2 + 2r का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा देखो 2 2 जा 4, आपकी 2r का हो जाएगा 4r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 8r हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका 8 है, तो ये देखो क्या बन गया आपके 4r स्क्वायर प्लस 8r माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब श्रीधराचार्य जी वाला फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। कितना आ जाएगा, -2 प्लस -2√2 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा, देखो 2 डिवाइड करोगे तो -1 प्लस √2, तो √2 -1 आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी देखो इजी क्वेश्चन है ना। आपको मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी कि काफी बार थ्योरम यूज होती है आपके एग्जाम में। 3D में भी पढ़ाई थी आपको, ज्योमेट्री कराऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा, और बाकी मैंने आपको बैच में भी क्वेश्चन करवाया था ऐसा इस थ्योरम पे बेस्ड। वही क्वेश्चन है देखो, P इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज ऑन द सेम लाइन एज द बेजेस एंड द टिप्स ऑफ ए पेयर ऑफ ट्रीज A एंड B सच दैट P इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बोथ दीज ट्रीज। देखो दो ट्री है, ये A हो गया और ये हो गया आपका B, ठीक है। P A क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ऐसे एक लाइन में, ठीक है। द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज दिस 1:3। ये मान लो ए ट्री हो गया, ये बी ट्री हो गया, इसका 1 यूनिट हाइट है तो इसका 3 यूनिट है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए इज ए मीटर, ये ए मीटर है, तो आपसे पूछा है देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये बताइए कितना होगा एक्स। अब अपन थ्योरम लगाएंगे, देखो ये सेम ही आपका ट्रायंगल बन रहा है, तो अपने को पता है पी ए, पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये। थ्योरम इन द सेंस कि अपन यार वो लगा रहे हैं, सिमिलरिटी लगा रहे हैं। तो पी ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, पी बी
पी बी कितना है, ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और पी ए कितना है, ए है, तो मैंने ए पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3a इक्वल्स टू ए प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितने आ जाएगी, 2a। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ये वाला देखो यूनिट डिजिट के काफी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ना। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि भाई कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसके अंदर 5 इंटू 2 बन जाए तो वो 0 होगा उसका यूनिट डिजिट, बस यही यहाँ पे कंसेप्ट है। देखो पहले 3 इंटू 1 तो कितना आएगा 3, 4 इंटू 2 कितना आएगा 8 आएगा, 5 इंटू 3 इंटू 2, देखो यहाँ पे 2 और 5 आ गया, मतलब यहाँ पे 10 बनेगा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली पता है क्या है, यहाँ पे देखो 3 था, अगले में 3 चला गया, 4 एंड 2, अगले में 4 चला गया, फिर 5 आ गया, अगले में 5 चला जाएगा, मतलब क्या आएगा, अब क्या आएगा 4, एक तो 6 आ जाएगा, एक 4 आएगा, एक 3 आएगा, एक 2 आएगा, एक 1 आएगा। इसका देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 4 जा 24, अब 24 4 ले लो सिर्फ, 4 3 जा 12, 2 2 2 जा क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। बाकी सब में अपने को पता है 5 कंफर्म आना, आगे वाले में सब में आना है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 देगा। तो यूनिट डिजिट देखो कितना आ गया, ये आ गया आपका देखो 14 14, 8 8 करेंगे 22, 3 7, सॉरी कितना आएगा ये 14 और 8 22 और 25, आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये देखो ये हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन था। व्हेन n इज एन इंटीजर लार्जर देन 1 देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर, लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पूछी है। अब एक सिंपल सी बात है भाई, स्क्वायर रूट तो उसको कंफर्म होना पड़ेगा, क्यूब रूट होना पड़ेगा, तभी परफेक्ट वैल्यू निकलेगी। आप लेके देख लो ना, जैसे कि 27 लेते हैं, 27 पुट किया, 27 का स्क्वायर रूट पुट करोगे तो वो एकदम करेक्ट नहीं आएगा। इससे बड़ा देखो 64 लेके देखते हैं, 64 का देखो स्क्वायर रूट भी होता है और क्यूब रूट भी होता है, देखो कितना आ गया, ये आ गया 76, है ना, तो लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 76। ये वाला भी देखो इजी क्वेश्चन है ना, आपको बोला bc प्लस 1 इक्वल्स टू 11 है, abc प्लस a प्लस c इक्वल्स टू 43 है, तो मतलब मैं मान सकता हूँ bc प्लस 1 इक्वल्स टू 11 है और abc प्लस a प्लस c आपका कितना है 43। तो यहाँ से देखो bc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10। अब bc देखो 10 है तो ये हो जाएगा 10a, bc की वैल्यू पुट की, a प्लस c इक्वल्स टू 43, 11a प्लस c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 43, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा लो भाई, ए की वैल्यू देखो क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है ना। देखो सबसे बड़ी 3 हो सकती है ए की वैल्यू, अगर 3 लेता हूँ तो ये 33 बनता है, सी देखो कितना बन जाएगा 10। अब अगर ये 10 है, यहाँ पे 10 पुट करते हो, यहाँ पे 10 करते हो, तो बी कितना आ जाता है 1, तो तीनों को मल्टीप्लाई क्या हो गया बी सी का, ये हो गया 30, आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो यार, ये काफी बार अपन फिगर क्या करते हैं, अपन नोट डाउन करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मैंने आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन करवा रखा है, और हर एक फिगर को ढूंढना अभी आसान नहीं है क्योंकि काफी करंट अफेयर्स है, 1 साल का पूछता है इसमें। बट ऐसे भी देखो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, टारगेट से क्लाइमेट से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, ये मैंने नहीं पढ़ा है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपके सीडीएस में आया, सीएपीएफ में आया, ठीक है ना, इसकी मैं अभी बात करूंगा, ओके। अब बट ये क्वेश्चन देखो काफी जेनरिक है, अगर आपको थोड़ी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज है तो आपको पता है भाई ये क्या होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है कि रजिस्टर है, ये दो तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते, है ना। हो सकते हैं क्या भाई। नेक्स्ट देखो आपके 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट 1 जीबी नहीं पता है क्या भाई आपको कितना होता है, ये होता है 1024 मेगाबाइट्स। ये देखो ये इजी क्वेश्चंस भी आपसे पूछे, मतलब आराम से आप कर सकते थे, वो क्वेश्चंस बताए मैंने, ठीक है ना। अब ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये भी कहीं ना कहीं कर सकते थे आप, है ना, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह हो गया। तो कुल मिला के देखो बात क्या है, सीन क्या है भाई, मैंने देखो आपको लगभग 80 स्लाइड्स दिखा दी अभी तक, ओके। तो बात ऐसी है भाई कि ये जो सीएपीएफ का पेपर आया था ना, ये पिछला वाला सीएपीएफ अगर मैं कंपेयर करूं तो उससे स्लाइड टफ था, स्लाइड आपका क्या था, टफ था। बट ये सरप्राइजिंग पेपर था थोड़ा, है ना। सरप्राइजिंग में और टफनेस में एक फर्क होता है। काफी लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा टफ था, काफी ज्यादा टफ था, यार टफ होता है जो सीडीएस में 2024 देखा था ना अपने ने, वो होता है। मतलब ये भी टफ था, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं इजी था, टफ था ये पेपर का, एक स्लाइटली उससे भी टफ था। पिछले में तो देखो काफी कम कट ऑफ गई आपके सीएपीएफ की, ऑब्वियस सी बात है क्यों गई, क्योंकि टफ था पेपर ना। अब ये सरप्राइजिंग क्यों था, क्योंकि इसमें मार्क ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछते थे ना वो चेंज कर दिया कंप्लीटली। जैसे कि देखो इकोनॉमिक्स से आपके 15 क्वेश्चन थे, जियो से देखो कितने कम कर दिए, लगभग आपके 13 के अराउंड ही क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से देखो आपके 19 थे, ठीक है। आपके करंट अफेयर से और आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे। आपके कंप्यूटर पूछ लिया इसमें भी। तो मतलब सरप्राइजिंग चीजें वो डाली। आपकी मैथ्स की बात करें तो सारा का सारा मैथ्स डाल दिया, 15 के 15 क्वेश्चन, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले। आई डोंट थिंक कि जो यार सिर्फ सीएपीएफ मतलब जो जीएस वाला बच्चा है वो सारे ये क्वेश्चंस कर पाएगा।
है ना। अर्थमेटिक तो देखो बहुत कम पूछा है ना इस बार, जनरली आपके अर्थमेटिक पूछता है, इस बार अर्थमेटिक नहीं पूछा है। बाकी टॉपिक आपसे पूछ लिए, आपसे ज्योमेट्री वगैरह पूछ रहा है। ये तो वही हो गया ना भाई, सीडीएस की आईएमई के प्रिपरेशन कर लो। ओटी वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता है, फिर ये 15 क्वेश्चन तो बहुत डिफरेंस बना देता है भाई। ओटी जो आईएमई वाला बच्चा होगा ना, वो यही डिफरेंस क्रिएट कर देगा। वो नंबर यहीं पे बना लेगा, 15 नंबर फिक्स बनेंगे उसके, क्योंकि 15 उसको तो ये इजी लगेंगे, मैंने अभी आपको दिखाई। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे 15 पूछ लिए। रीजनिंग का क्वेश्चन था भाई आपके एक, है ना, 14 क्वेश्चन मान लो, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। जनरल सी 3 से 4-5 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के आ जाते हैं। तो मतलब सरप्राइज दिया इस बार आपके यूपीएससी ने। ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको बताया, जैसे साइंस वाला सेक्शन था, साइंस वाला आपने सेक्शन देखा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा था, स्टेटमेंट बेस्ड, काफी स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन है। पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे, जनरली सीएपीएफ में पॉलिटी ज्यादा पूछता है, 6 के अराउंड क्वेश्चन पूछे हैं, 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं। तो मतलब पैटर्न में चेंज किए हैं इस बार आपके सीएपीएफ में, इसी कारण व्हाट आई थिंक कि आपका जो कट ऑफ रहेगा ना, ये 90 से 95 रहेगा फर्स्ट पेपर का, या इससे भी डाउन जा सकता है, बट कट ऑफ आपका कम रहेगा भाई। ठीक है। 90 भी मैंने शायद अपर फिगर रख दी है, आप इसको मान के चलना 85 से 90, है ना, 92 मान लो, इतना आपका क्या रहेगा भाई, कट ऑफ रहेगा। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि इसका कट ऑफ आपका जा सकता है। बाकी कुछ भी हो सकता है भाई, अपन एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करता हूँ, जो आपका पिछला रहा है और आपका जैसा पेपर है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। एंड सेकेंड थिंग, मतलब कुल मिला के बात ऐसी है, जिस बच्चे ने आराम से 50 क्वेश्चन लगा दिए हैं, है ना, मैं नेगेटिव वालों को इग्नोर करके, मतलब उनको इंक्लूड करके, उनका मार्क्स सब वगैरह ऐड करके, और फिर भी 50 क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो रहे हैं उसके, मतलब 100+ बन रहे, तो वही चिल वाली बात है, एकदम मजे वाली बात है। एंड वोट आई थिंक कि आप इजिली इसमें 50 क्वेश्चन तो कर सकते थे। ठीक है ना। 50 क्वेश्चन तो आप बना सकते थे। ये तो आपका डिसेंट स्कोर होना चाहिए था, मैथ्स आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए थी। ये 15 क्वेश्चन बहुत डिफरेंस बना देते हैं, ये मैं फर्स्ट डे से आपको बोल रहा हूँ। अगर आपका नेक्स्ट ईपीएफ टारगेट है तो मैं अभी आपको बोलूंगा कि भाई अच्छे से प्रिपेयर करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लास्ट में वन शॉट देख के चले जाओगे, पेपर निकालोगे, ऐसे ही थोड़ी है यार, कचरा थोड़ी आता है। ठीक है ना। तो ये था आपके ओवरऑल पेपर के एनालिसिस। ना मैं सीडीएस की बात करूंगा, सीडीएस वाले इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, साइंस इजी नहीं आएगी। ठीक है ना। इजी नहीं आएगी, मॉडरेट लेवल की आ सकती है, मॉडरेट टू हार्ड आएगी। बट हाँ, पैटर्न आपका वही रहने वाला है, लगभग आपकी 25 से 30 क्वेश्चन आपके साइंस के दिखेंगे। ठीक है ना। वोट आई थिंक, ये मेरे सिर्फ प्रडिक्शंस है, जो मैं पहले भी करता था जब मैं प्रिपेयर करता था, एंड तब भी आपके सही होते थे। अब चेंज भी हो सकते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, मैं भगवान नहीं हूँ। ओके। तो साइंस आपका क्या रहेगा भाई, मॉडरेट टू हार्ड रहेगा। स्टेटमेंट बेस्ड आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड। जो इसमें स्पेसिफिक चैप्टर्स पूछे गए हैं ना, उनको थोड़ा फोकस करना। आपको 12th जो बायो है ना, 11th 12th जो बायो है, उनसे 2 से 3 क्वेश्चन हटके देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि इसमें भी आए थे, मैंने इंक्लूड नहीं किए, बट वो हटके थे, तो वो हटके भी मिल सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं आप 11th 12th अब पढ़ना स्टार्ट कर दोगे भाई, जो पढ़ रहे हो ना वही पढ़ो। इन 2-3 क्वेश्चन के लिए आप 11वीं 12वीं की नींद नहीं उड़ाओगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। दूसरा, जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखे हैं ना, इंपॉर्टेंट्स मैंने जैसे आपको बताया, कार्बन एंड कंपाउंड्स हो गया, है ना, आपके पीरियोडिक टेबल हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, आपके केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर हो गया। आप देख रहे हो, एक 10th वाले से ज़्यादा आपको साइंस पूछा है, 10th वाले पे ज़्यादा आपके कंसंट्रेटेड था। जबकि पिछली बार आप लाइक वो देखोगे ना, किसकी बात कर रहा हूँ, ये केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। पिछला आप सीडीएस देखोगे, वो ज़्यादा फोकस किस पे कर रहा था, आपके 9th वाले पे कर रहा था। तो 10th वाले पे इस बार थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना। ये फोकस की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट के डेज में जो अपन फोकस करते हैं, किस तरफ अपना ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, वो तो करना ही है अच्छे से अच्छे से। बाकी तो आपको पूरा ही करना है। ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना। ठीक है। वहीं अगर फिजिक्स की बात करूँ, तो फिजिक्स में देखो, इसमें क्वेश्चन आपके कम आए हैं। सीडीएस में वोट आई थिंक कि आपके वहीं 5 से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है ना। ओके। एंड इस बार वोट आई थिंक कि आपके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक तो लाइट वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएगा। ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एक। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ा फोकस करना है, न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकता है। एंड
जो साउंड वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत अच्छे से करके जाना फिजिक्स के अंदर स्पेसिफिक, ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं, एंड फाइनल ग्रेविटेशन, ठीक है ना। ओके, बायोलॉजी में तो भाई ओवरऑल ही करना है, वहां से तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जियो व्हाट आई थिंक कि आपको फिजिकल ज्यादा पूछ सकता है इसके बेसिस पे, तो फिजिकल थोड़ा ठीक करके जाना भाई, फिजिकल आपसे ज़्यादा वेटेज आ सकता है, चेंज भी हो सकता है कि इंडियन आपसे ज़्यादा पूछ ले, बट फिजिकल इसके बेसिस पे चले तो फिजिकल ज़्यादा पूछेगा, फिजिकल अच्छा प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अगेन क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, आपको वही जो आपका आता है ना माइक्रो वगैरह आता है, माइक्रो वगैरह आपको वापस दिख सकता है, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चन इस बार फिक्स होगा कि कितने आएंगे, ठीक है ना, बट पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे इस बार भी, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज दैट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर कहीं ना कहीं देखो इंक्लूड कर रहा है। अब दो एग्जाम में अगर आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यार नेक्स्ट वाले में पूछने के चांस तो है। तो व्हाट आई थिंक कि मैं आपकी एक ना इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगता है जो आपके एसएससी वगैरह में पूछा गया है, अब देखो अपन तो वही कवर कर सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी कंप्यूटर की किताबें लेके बैठ जाएंगे। तो उसके लिए मैं एक वन शॉट इंपॉर्टेंट बना दूंगा आपके लिए एट द एंड, है ना, लास्ट के 10 एक दिन बचेंगे तो उसको देख के चले जाना, उसमें से बन गए 2-3 क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं बने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज जेनरिक क्वेश्चन आते हैं उतने टफ नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर एंड एआई के लिए मैं ट्राई करूंगा कि आपकी एक वन शॉट प्रिपेयर कर दूं, ओके। रेस्ट करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स में देखो आपके लाइक जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना, स्टेटमेंट पे थोड़ा फोकस करना है, स्कीम्स इंपॉर्टेंट है इस बार, स्कीम्स आपसे ज्यादा पूछ सकता है, ठीक है। बजट पे फोकस करना, बजट का क्वेश्चन इसी बार आएगा, बजट से आपके क्वेश्चन आएगा, बजट पे फोकस करना, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए, ओके। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो भाई हिस्ट्री पे वही देखो एंशियंट मिडिवल से अगेन आपके ज्यादा पूछ रहे हैं तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट, ठीक है ना। इसके लिए अपनी नींद मत उठाना अभी लास्ट के डेज में, क्योंकि आपका सीडीएस का तो 120 के 120 क्वेश्चन है आपके किसके आने हैं, जीएस के आने हैं। यहाँ पे कोई 15-20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के नहीं आने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अलग सीन होगा, और आपके इसमें सीएपीएफ में अलग होता है। बट हाँ अब मेरे को ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि इस बार इंग्लिश आपका ठीक आ जाएगा, इंग्लिश आपका ठीक ठाक आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन पर्टिकुलर पार्ट्स पे ना थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, बाकी जो मैंने वन शॉट्स करवा रखे हैं उनको अच्छे से करना। एक आपको एडवाइस दूंगा, अब इस एग्जाम में तो मैं आपको ये क्या ही एडवाइस दूं, अपना बेस्ट करो। जो बच्चे मतलब अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं मैं उनको बोलूंगा कि अब जैसा आपका सीडीएस और सीएपीएफ का वगैरह पैटर्न आ रहा है ना, चाहे एनडीए का मान लो, आप यार लास्ट के 1 महीने में पढ़ के पेपर नहीं निकाल सकते हो, आप वन शॉट से पेपर नहीं निकाल सकते हो, आप वन शॉट कर भी लोगे ना तो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। आपने क्वेश्चंस देखे जैसे कार्बन एंड कंपाउंड से क्वेश्चन आए हैं, अब वो ऑब्वियसली बात है वो मैंने आपको वन शॉट के अंदर करवा रखे हैं, बट व्हाट यू थिंक आप उसको 2 बार देख लोगे कि आपको लगता है वो आप रिकॉल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे भाई, एग्जाम में नहीं कर पाओगे, थोड़ा लॉजिकल सोचो उस चीज में, है ना। मेरा क्या, मैंने तो पढ़ा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, बट आप रिकॉल नहीं कर पाओगे ना। वो रिकॉल कब कर पाओगे जब आप यही चीजें आपसे 2-3 महीने पहले 2 भी महीने कम है भाई, 3-4 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आप चीजें रिकॉल कर पाओगे। इसीलिए जो ये आपकी CDS 2 वाली साइकिल होती है ना, ये मैं थोड़ी अजीब मानता हूँ क्योंकि इसमें टाइम काफी कम मिलता है ना। ये एक अगेन बॉम्ब शेल जैसा होता है, व्हाट आई थिंक ये जो CDS 1 वाली साइकिल होती है ना, जो अपकमिंग सीडीएस आता है, अगर आपने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है उनको मैं यही बोलूंगा भाई इसकी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब बाकी जो दिन बचे हैं और आप अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, पहले आपने अगर सीडीएस नहीं निकाला, प्रिपेयर नहीं किया, तो आप सीडीएस ये वाला तो नहीं निकाल पाओगे। अगर अब स्टार्ट कर रहे हो तो आप नेक्स्ट वाले सीडीएस में लग जाओ, बहुत टाइम है, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपना बेस बिल्ड करने के लिए। आप इतना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, इतना मल्टीपल रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि लगभग डबल टाइम मिल जाता है आपको यहाँ पे सीडीएस और एनडीए में नेक्स्ट वाले में। तो थोड़ा रियलिटी में आओ, वन शॉट से सिर्फ काम नहीं बनता है, ठीक है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगा अभी सीडीएस और सीएपीएफ, वो नहीं है कि बस डायरेक्ट एक वर्ड दे दिया आपको क्वेश्चन पूछ लिया, डायरेक्ट एक वर्ड दे दिया आपको क्वेश्चन पूछ लिया, वैसा नहीं होता है। अब ज्योग्राफी में भी देख लो, डायरेक्ट वर्ड वाले क्वेश्चन नहीं आते, पहले कैसे आते थे आपके इसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी में, इसके कितने मून है, इसको क्या कहे, इसको कौन सा स्टार कहते हैं, है ना। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते थे, जनरल क्वेश्चन आते थे, बट अभी ऐसे नहीं आ रहे हैं, अभी स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं। इवन साइंस के अंदर देख लो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि भाई ये एलॉय किसका होता है, ये किसका होता है, वो नहीं पूछ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहा है। तो ये कब कर पाओगे, जब आप अपना बेस बिल्ड करोगे, ठीक है। तो इन सब चीजों पे फोकस करो, ओके।
एट द एंड इंपॉर्टेंट मेरे मैसेज आपको यही देना था कि भाई साइंस के ऊपर क्या करो, फोकस करो, बट स्टेटमेंट पे भी फोकस करो। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो उसको। ओके, करंट अफेयर्स, मेरे करंट अफेयर्स बल्कि है, वो बल्कि मैं इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि बल्कि पूछ रहा है अभी एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, बल्कि आपसे पूछ रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। स्कीम्स पे फोकस करना है, स्कीम्स वगैरह पे फोकस करना, आपके एग्जाम में आ सकती है। इवन जो सीएपीएफ के ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको प्लीज प्लीज सोल्व करना आप, ठीक है। आप कहोगे तो मैं इसके आंसर की आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एकदम सही आंसर की, बट आप इसको सोल्व करना। यहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिख जाएंगे इन्हीं से कनेक्टेड टॉपिक से, तो इनके टॉपिक्स आप प्रिपेयर करना। लाइक जैसे आपने कार्बन एंड कंपाउंड देखे तो उस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो, जैसे है ना, जिस जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। जैसे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और आपके अल्कोहल है, इससे देखना इस बार हो सकता है, बहुत हाई चांस है कि क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, देख लेना, है ना, CDS 2025। तो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने बोल दिया जीएस का पेपर इस बार आपका मॉडरेट रहेगा, एंड साइंस ऐसा आएगा आपके इस बार, हाई चांस है। ओके, ठीक है जी। बाकी यू कैन ज्वाइन मी हियर। नेक्स्ट अपन आपकी डिफेंस की जल्दी क्लास आने वाली है, एंड करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली है, ठीक है। एफकेट पे अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर पूरा आपका सीडीएस पे, है ना, मतलब नेक्स्ट वीक में आपका सीडीएस पे पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। ओके, रेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दी एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको फ्री मॉक मिल जाएंगे एफकिट वगैरह के, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम, है ना, और टेलीग्राम पे सर्च कर लेना द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड यहाँ पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो एक चीज़ मैं मेरे को आपको दिखानी थी कि भाई मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। मेरा कंटेंट बल्कि होता है, बट लेट मी टेल यू, मेरे कंटेंट से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अब वन मैन आर्मी है तो भाई मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, तो आप पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ सकते हो ना, मल्टीपल रिवीजन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बैच वालों को यही बोलूंगा, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। आपका सिलेबस नेक्स्ट 5 डेज में वैसे ही ओवर है, फिर एक महीने में जितना रिवाइज कर सकते हो ना उतना रिवाइज करना अपने को, ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।